हेलो बच्चों, आज हम लोग एक छोटी सी टॉपिक पढ़ेंगे। क्लास 12th में है। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उस इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक है बायोट सेवर्ट लॉ। अब उस बायोट सेवर्ट लॉ के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। पहले धीरे धीरे बात करना चालू करते हैं। जैसे कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट के बारे में काफी डिटेल में सीखा था। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले चालू होता है बायोट सेवर्ट लॉ। जैसे कि बाकी चैप्टर्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होता है, कई लॉज होते हैं, तो यहाँ पे भी एक लॉ होता है। ठीक है ना। अब हम धीरे धीरे उस बात को चालू करेंगे। सबसे पहले मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पे, बायोट सेवर्ट लॉ, है ना। बायोट सेवर्ट लॉ, ठीक है ना। यह एक लॉ है जो कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसकी वजह से पता चलता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि एक कोई रैंडम शेप का वायर ले लेते हैं, ना। हम कोई भी रैंडम शेप का वायर ले लेते हैं। ऐसा इस तरीके से मान लीजिए मैंने कोई रैंडम शेप का वायर ले लिया। अब इस रैंडम शेप के वायर में मैंने मान लिया, मुझे नहीं पता इसका लेंथ क्या है, हम एक रैंडम शेप का लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक रिजल्ट निकालने के लिए कि क्या रिजल्ट देता है, ध्यान समझो। अब जैसे मान लीजिए रैंडम शेप के वायर में मान लिया मैंने कोई करंट आई फ्लो हो रहा है ना। ठीक है। ऑलरेडी करंट के बारे में पूरी डिटेल आप पिछले चैप्टर में जान चुके होंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कि किसी रैंडम पॉइंट को भी मैं कंसीडर कर ले रहा हूं। वही पॉइंट एक पी है ना। इस पी पॉइंट पर अगर हमको इस वायर में उपस्थित किसी एक छोटे से पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो। वायर तो बहुत लंबा है, वी डोंट नो अबाउट द लेंथ ऑफ द वायर, हम इसकी लेंथ के बारे में जानते नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान समझिए। अब इसमें एक छोटा सा प्यारा सा एक एलिमेंट मान लेंगे, उसे हम डीएल लेंथ ले लेंगे, डीएल लेंथ। ध्यान समझना। और मान लिया कि इस डीएल लेंथ वाले वायर की पोजीशन इस पी पॉइंट से इस तरीके से है। ठीक है। जिसको हम एक पोजीशन वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज द आर वेक्टर। ठीक। मैं ये भी मान लेता हूं कि डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच कोई एंगल थीटा है। ठीक है ना। अब बात मैं बता दूं, यहां पे इसे हम बोलेंगे डीएल वेक्टर। अब थोड़ा थोड़ा मैं एक एक एलिमेंट के बारे में एक्सप्लेनेशन देना चालू करता हूं कि यहाँ पे डीएल को बोलते हैं करंट एलिमेंट, मतलब इस टुकड़े को बोलते हैं करंट एलिमेंट। ठीक है ना। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे आई डीएल वेक्टर। इसे क्या बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसे बोलते हैं करेंट एलिमेंट। ओके, ध्यान समझना, इसे बोलते हैं करेंट एलिमेंट। और है ये एक वेक्टर क्वांटिटी। करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं, ये तो टेंसर क्वांटिटी है। लेकिन ये आई डीएल एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डीएल वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा करंट डिसाइड करेगा। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा उसी डायरेक्शन में डीएल वेक्टर का डायरेक्शन माना जाता है। जैसे करंट इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब डीएल वेक्टर ऊपर है। मतलब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में अगर साइड में बताऊं तो इस डायरेक्शन में हमारा डीएल वेक्टर है और इस डायरेक्शन में जो है आर वेक्टर है, और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। ओके। तो ये जो लॉ है बायो सेवर्ट लॉ, जो बायोट जी थे, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब छोटे से वायर की वजह से निकाल रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बड़ा तो आएगा नहीं, वो भी छोटा आएगा। उसे हमने डीबी मान लिया। ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल हम तो एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं, इसलिए पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो छोटे से एलिमेंट डीएल के लिए छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डीबी हो जाएगा, है ना। अब डायरेक्शन वगैरह हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, पहले तो हम इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। तो लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है जो इस एलिमेंट की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जो फिगर में आपको दिखाया गया है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसकी डिपेंडेंसी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। लॉ कहता है, ये मेरा कोई नियम नहीं है। लॉ कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान समझिएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट एलिमेंट, दैट इज आइडियल। लॉ कहता है कि ये डीबी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा, साइन थीटा या साइन एंगल बिटवीन द आर वेक्टर एंड डीएल वेक्टर। लॉ कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एलिमेंट। ओके। अगर हम ध्यान से देखें कि यहाँ पे कितने इक्वेशन डिपेंडेंसी दिखाई गई, तीन। अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करूंगा तो हमको मिलेगा dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके। जब जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट निकल के आएगा उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो कांस्टेंट निकल के आएगा वो आएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर।
जहां पर ध्यान समझिएगा, अब ये तो फॉर्मूला निकल के आ गया, अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करूंगा, डायरेक्शन में कैसे कैलकुलेट करना होता है ये भी बताऊंगा। पहले इसमें जो आए हुए डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे म्यू नॉट को बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ओके, ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ओके, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ओके, 4 पॉइंट इंटू 10⁻⁻7 मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद ध्यान समझिएगा, उसके बाद यहां पे अगर मान लीजिए डायरेक्ट कोई पूछ ले कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पूरी की वैल्यू क्या होती है, वो सिर्फ 10⁻⁻7 याद रखना आपको। तो ये दो डेटा आपको याद रखनी है ड्यूरिंग द मेकिंग द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। आपको ये डेटा रिजल्ट जो है बहुत काम में आएगा। यहाँ पे आईडीएल के बारे में पहले ही बात हो चुका है हमारा। आईडीएल इज द करंट एलिमेंट, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। साइन थीटा में थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर और आर वेक्टर। डीएल वेक्टर का डायरेक्शन करंट डिसाइड करता है, जिस डायरेक्शन में करंट जाता है उसे हम डीएल वेक्टर का डायरेक्शन भी हम उसी डायरेक्शन, अगर मान लीजिए करंट नीचे जाता है तो मेरे लिए डीएल वेक्टर ये होता है, ठीक, इस बात को ध्यान समझिएगा, ओके, ठीक है। अब जैसे देखिए यहां तक तो हमने बता दिया, अब इसकी वेक्टर फॉर्म को कैसे समझेंगे ध्यान समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये डीबी है ना, अब इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे ऐसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम इसको, इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। अब जैसे ये डीबी हो गया है ना, तो हम लोग क्या देखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इससे तो हम कुछ उम्मीद कर नहीं सकते क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। आई एक टेंसर क्वांटिटी जिसका व्यवहार भी कांस्टेंट के जैसा ही होता है। तो बचा कौन, डीएल साइन थीटा। बचा कौन, वेक्टर फॉर्म में कौन बचा, एक डीएल बचा एक आर बचा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर क्यूब कर देंगे और यहाँ पे भी आर कर देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में देखोगे तो डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ब्रैकेट में dl इंटू आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब ध्यान समझो, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो नियम होता है, इसका जो वेक्टर फॉर्मेट होता है वो इस प्रकार होता है, ध्यान समझो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर क्यूब इंटू डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है ना, ये वेक्टर फॉर्म में होता है। अब कई लोगों के मन में ये आता है सवाल कि हमने यहाँ पे डीएल इंटू आर साइन थीटा में डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर क्यों लिया, हम आर वेक्टर क्रॉस डीएल वेक्टर क्यों नहीं ले सकते। ये क्या रीजन है कि हमने इसको यही लिया, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट होता है, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। पहले देखिए, सबके पास अपना अपना राइट हैंड तो होगा ही। आप राइट हैंड बाहर निकालेंगे, इस तरीके से हाथ को एक्सटेंड करेंगे, ओके। अंगूठे को आप करंट की डायरेक्शन में रखेंगे। अब बताइए, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे तो करंट कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो मैंने ये रख लिया। अब उसके बाद आप हाथ को खोलेंगे। याद रखिएगा, हाथ को ओपन करने के बाद इन चारों उंगलियों को उस तरफ पॉइंट करेंगे जिधर जिस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। अब जैसे मान लीजिए हमको पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो करंट इधर, पॉइंट इधर, तो बताइए कहां जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है ना। तो जब कभी भी याद रखिएगा, जब कभी भी अंदर की तरफ, मतलब ये पाम समझते हैं ना, ये फेस, इसका जो फेस है ये जिस तरफ जाएगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। फिर से मैं बताता हूं, ध्यान समझो। अब जैसे मान लो करंट की डायरेक्शन में मैंने अंगूठा रखा, फिर मैंने हाथ के इन चारों उंगलियों को उधर रखा जिस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमने देखा कि जो पाम है जो अंदर की तरफ आ रहा है, तो अंदर की तरफ का मतलब हुआ क्रॉस। और अगर मान लीजिए यही करंट नीचे जा रहा होता तो हम ऐसे करते हैं, करंट फिर, और ये ऐसे, तो यहाँ था बाहर, तो उसके लिए हम लेते हैं डॉट। पर यहाँ पे हमने करंट ऊपर मान रखा है तो हमारे लिए ये हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है ना। अब आगे समझते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम के लिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन आएगा वो आएगा क्रॉस में, क्रॉस मतलब अंदर। अब देखो, हम लोग वेक्टर फॉर्म तो पढ़े ही हैं, तो अगर मान लो वहां पे डीएल क्रॉस आर है ना, यहाँ पे मैं दो बातें समझा रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ से साइड में देखो। चलो मैंने दो चीजें लिख ली, एक हो गया डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर है ना, एक हो गया आर वेक्टर क्रॉस डीएल वेक्टर। अब ध्यान समझो, ये रहा डीएल वेक्टर, ये रहा आर वेक्टर। क्या मैं अगर मैं डीएल क्रॉस आर निकालूंगा तो अंदर जाएगा, और अगर मैं आर क्रॉस डीएल निकालूंगा तो इधर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डीबी वेक्टर का डायरेक्शन
ना म्यू नॉट पे डिपेंड किया, ना आई पर, ना आर क्यूब पर, ना 4 पाई पर, वो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर पर डिपेंड किया। तो इसका डायरेक्शन वही होगा जिधर इधर इसका होगा। तो अब ध्यान से देखो, ओवरऑल हमको डायरेक्शन तो पता चल गया लॉ से, नियम से, जो मैंने अभी बताया ये राइट हैंड से, है ना। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं अब आपको ए क्रॉस बी तो लिखने आता ही होगा वेक्टर फॉर्मेट से। तो ध्यान से देखो, डीएल क्रॉस अंदर दे रहा है, आर क्रॉस डीएल बाहर दे रहा है। तो इसलिए हमको चाहिए अंदर वाला। तो अंदर वाला किससे मिल रहा है? डीएल क्रॉस आर से। इसलिए हमको ये वाला लेना पड़ा और ये वाला नहीं लेना पड़ा, ठीक है ना। तो अब देखिए अगला टॉपिक क्या है। हम लोगों ने अभी तक लॉ पढ़ा, बायो सेवर्ट लॉ। अब उस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा और वो कॉन्सेप्ट पे क्लियरिटी भी आएगी। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैंने ले लिया। मैंने क्या लिया कि मान लीजिए ये रहा हमारा वाई एक्सिस और ये रहा एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। हमने क्या मान लिया कि इस डायरेक्शन में कोई एक करंट है, वायर है छोटा सा, जिसकी थिकनेस मैंने आपको दिखा रखी है, जो कि नेग्लिजिबल भी है, जिसका लेंथ मैंने मान लिया 2 सेंटीमीटर। ओके, वो है तो बहुत बड़ा वायर, मैंने छोटा सा एलिमेंट मान लिया इस तरीके से। ओके, यहां पर एक पॉइंट मैंने मान लिया P, जिसकी डिस्टेंस लगभग 50 सेंटीमीटर ऊपर है। ओके, तो ध्यान से समझो मेरी बात को। तो ये रहा करंट एलिमेंट, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर। ओके, ये रहा 5 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक। सवाल ये है कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट। ओके, P पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ बायो सेवर्ट लॉ, जो अभी हम थोड़ी देर पहले जो है डिराइव किए हैं या लॉ पढ़े हैं, है ना। अब जरा ध्यान से समझो। अब हमको मान लो निकालना है, तो हमको ध्यान से देखना है। ये रहा एलिमेंट, करंट इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है? हमें दिख रहा है करंट इधर जा रहा है। तो अगर करंट इधर जा रहा है, इसका मतलब इसके डीएल मतलब करंट एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो करंट के डायरेक्शन होगा। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट दिस। तो ध्यान से समझिए, इस डायरेक्शन में हुआ डीएल वेक्टर। ओके, और ये रहा पोजीशन, मतलब ये रहा आर वेक्टर। ओके, तो आर वेक्टर डीएल वेक्टर के बीच का एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। तो हमें थीटा ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, साइन थीटा में थीटा हमको ऑटोमेटिक मिल गया, क्योंकि थीटा है ही डीएल और आर वेक्टर के बीच का एंगल। तो अब हम लोग फार्मूला क्या सीख रखे हैं? देखो फार्मूला सीख रखे हैं, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर डीएल, है ना। डीएल साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 वैल्यू कितनी होती है? 1। तो dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 10 टू द पावर -7, ठीक है। आई की वैल्यू हमको कितनी देखिए 5। डीएल की वैल्यू हमको 2 सेंटीमीटर दे रखी है। देखो डीएल मतलब इस करंट एलिमेंट का लेंथ 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -2, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमको 0.5 दे रखी है, मतलब ये दे रखी है 0.5 मीटर। 0.5 मीटर मतलब 1/4 कर देते हैं इसको, है ना। तो ध्यान समझिए, 4 ऊपर आ गया, तो मुझे लगता है 4 टू जा 8, 5 जा 40, 4 पंजे 4 दूना 8 पंजे 4, 8 पंजे 40, हाँ 40 हो गया, इंटू 10 टू द पावर -7 -2, ओवरऑल कितना आ गया 40 इंटू 10 टू द पावर -9। इसकी यूनिट होती है टेस्ला, ठीक है ना, इसकी यूनिट होती है टेस्ला। ये इसकी ये इसका आंसर आ गया, ठीक। ऐसे और इलस्ट्रेशन भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल यहां भी देख लो। अब जैसे मान लो आप कि ये हमारे पास एक वायर हो गया, इसमें छोटा सा एलिमेंट मैंने मान लिया 4 सेंटीमीटर का, है ना, 4 सेंटीमीटर का, जिसमें करंट इधर जा रहा है 10 एम्पियर मान लीजिए, और यहां से एक पॉइंट है लगभग 5 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है जो कि यहां से 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब देखो डीएल वेक्टर, अब क्या है, अब हमारे पास डीएल वेक्टर इधर है ना, और आर वेक्टर इधर है, इनके बीच का एंगल कितना हुआ 37 डिग्री, है ना। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम जो फार्मूला लगाएंगे दैट इज dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहाँ पे 10 टू द पावर -7 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 10, इंटू डीएल मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर -2 साइन 37 दैट इज 3/5 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 5 मीटर, मतलब 25, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि 5 × 25
5 दूना 10, ठीक है। तो डी बी इज इक्वल टू 4 दूना 8, 8/5 इंटू 10⁻⁻9, अब इंटू 3/5, 8 3 24, 24 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10⁻⁻9 टेस्ला, ये आएगा। इस तरीके से जो है हम लोग 2 क्वेश्चन कर लिए। अब आगे एक क्वेश्चन देखो ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन देखो, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि एक हाइपोथेटिकल क्यूब बनाया हमने ना, ठीक है। ये एक हाइपोथेटिकल क्यूब हो गया, ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे, ठीक। यह एक हाइपोथेटिकल क्यूब हो गया। हमने क्या किया कि मान लिया कि एक वायर है जो एकदम मिडिल सेंटर से, मतलब क्यूब के सेंटर से ऐसे पास आउट हो रहा है, और इसमें एक छोटा सा एलिमेंट मैंने मान लिया, छोटा सा एलिमेंट मान लिया, ज्यादा नहीं, जस्ट छोटा सा, जिसकी लेंथ लगभग 1 सेंटीमीटर थी, ऐसा। और मैंने इसको 20 सेंटीमीटर मान लिया। ये क्यूब है, ठीक है। ये क्या है? क्यूब है जिसकी साइड लेंथ मैंने 20 सेंटीमीटर मान लिया। मैंने मान लिया कि इसमें करंट जो है 1 एम्पियर जा रहा था, ऐसा 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था, नो डाउट। चलो, एकदम सेंटर पे है ये। तो मेरा सवाल था कि ये जो ऊपर वाला फेस है, इसके सेंटर पे अगर ए पॉइंट माने, इस फ्रंट वाले फेस के सेंटर पे अगर मैं बी पॉइंट मानूं, ठीक है, और इस एज पर एक मैं सी पॉइंट मानूं, सभी जगह सेंटर सेंटर, ये एज सेंटर है, ये फेस सेंटर है, ये भी फेस सेंटर है। तो हमको ए बी और सी तीनों पे अलग अलग, मतलब 3 अलग अलग क्वेश्चन होगा, ये तीनों पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस एलिमेंट की वजह से। तो 1 बाय 1 करके इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान समझिए। पहले फॉर ए पॉइंट के लिए, है ना, फॉर ए पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमारे लिए ध्यान से देखो, ये जो ऊपर है पी पॉइंट, ए पॉइंट, वो तो भैया यहां से 20 सेंटीमीटर है, तो सेंटर से 10 सेंटीमीटर ऊपर होगा, मतलब ये वाली लेंथ हो गई 10 सेंटीमीटर, जिसे हम 0.1 मीटर भी बोल सकते हैं। और ये रहा करंट एलिमेंट, ये, अब करंट फ्लो हो रहा है इधर, मतलब डीएल वेक्टर होगा इधर, ठीक। तो डीएल वेक्टर इधर हो गया, ठीक है। वो कितना है? 1 सेंटीमीटर। करंट भी कितना है? 1 एम्पियर। तो इसके लिए तो बहुत आसान हो गया, डी बी ए मान लेते, ए मतलब ए पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दैट इज 10⁻⁻7। आई डीएल, आई की वैल्यू कितनी है? 1 एम्पियर। डीएल मतलब 1 सेंटीमीटर, दैट इज 10⁻⁻10। बीच का एंगल 90 डिग्री है ना, तो इंटू 10 साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 0.1 का स्क्वायर, मतलब 10⁻²। ठीक है, 10⁻², 10⁻² कट गया, तो आंसर है 1 इंटू 10⁻7 टेस्ला। ये आ गया डीबीए, ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अब बात आती है बी पॉइंट की। तो ध्यान से देखिए, वायर पर ही पॉइंट है, मतलब कि वायर पे ही पॉइंट है, मतलब डीएल वेक्टर जिधर है उधर ही आर वेक्टर भी है। समझ रहे हो बात को? जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं फॉर बी, अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं तो जिस डायरेक्शन में डीएल वेक्टर है उसी डायरेक्शन में आर वेक्टर है। तो जब कभी भी कोई 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो थीटा बराबर हो जाता है 0 डिग्री। तो मुझे लगता है ये तो 0 हो जाएगा। कैसे? डी बी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 0 डिग्री डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब बात आती है इसकी सी पॉइंट की, ध्यान समझो, सी पॉइंट की। तो ये सी पॉइंट रहा मान लो, ठीक। तो ये सी रहा, तो ये तो 10 हो गया ना, ये भी 10 और ये भी 10, ठीक। मतलब ये 10 सेंटीमीटर और ये भी कितना? 10 सेंटीमीटर। अगर ये 10 और 10 हुआ तो राइट एंगल ट्रायंगल, ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो ये वाली जो लेंथ है दैट इज 10√2 हो गया, वो भी सेंटीमीटर में, मतलब मुझे आर मिल गया और ये रहा डीएल वेक्टर। तो डीएल वेक्टर आर वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 45 डिग्री है। तो अगर मैं फॉर सी के लिए बात करूं, तो सी को भी ध्यान से देखो, सी बहुत टफ नहीं है, ओके। जैसे हम सी के लिए अगर हम बात करते हैं तो देखो, सी हमारे लिए हो जाएगा डीबी
इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7, दैट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई 1 एम्पियर। डीएल डीएल कितना है 1 सेंटीमीटर, मतलब 10 टू द पावर इतना। ये 1/√2 मतलब साइन 45 की वैल्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर माइनस 2। ये और ये कट गया। ओके, तो डीबीसी, डीबीसी मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी की वैल्यू जो निकल के आएगी, दैट इज निकल के आएगी 1/√2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला। ठीक है, ये वाली वैल्यू निकल के आएगी। तो मैं ये बोल रहा हूं कि क्वेश्चन चाहे जैसा भी, अगर हमको लॉ पता है तो हम लोग आराम से किसी भी चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब सोचिए, ये तो लॉ पे क्वेश्चन हो गया, अब इसके एप्लीकेशंस भी हैं। जैसे मान लीजिए वायर का शेप दे दिया जाए, वायर को कभी सर्कुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाए, कभी स्ट्रेट लाइन में कर दिया जाए, कभी स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइट लेंथ में रखा जाए, कभी फाइनाइट लेंथ में रखा जाए, तो इसकी भी बातें हम लोग करेंगे। ओके, देखिए अब हम लोगों ने बायोसेवर्ट पढ़ा, उसके एग्जांपल्स भी कर लिए। अब बायोसेवर्ट लॉ का यूज क्या क्या है, उसकी ही सहायता से पूरे चैप्टर को बैलेंस किया जाता है। बायोसेवर्ट लॉ ने क्या सिखाया कि किसी भी पर्टिकुलर वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाले। वायर कैसा था, बहुत छोटा था, दैट इज द एलिमेंट्री वायर। अब उस एलिमेंट्री वायर को इंट्रीएट करके हम कभी बहुत बड़ा बना सकते हैं, बहुत छोटा बना सकते हैं, सर्कुलर फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, स्क्वायर फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, स्ट्रेट वायर भी बना सकते हैं, फाइनाइट लेंथ में बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द शेप ऑफ द वायर, अलग अलग शेप की वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग हो जाती है। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए इसमें एप्लीकेशन में सबसे पहला बात हम कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ध्यान समझना, ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट वायर। ओके, फाइनाइट स्ट्रेट वायर। आप समझो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट वायर। जैसे मान लो कि हमने एक यहां पर वायर मान लिया जो कि एक फाइनाइट लेंथ का है, एल लेंथ, वे लेंथ, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं। यहां से मान लिया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, ठीक है ना, कौन सी डिस्टेंस पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर यहां पर कोई पॉइंट P है। ओके, फिर उसके बाद यहां से मैंने क्या किया, ध्यान समझो, ये लाइन मिला दिया और ये लाइन मिला दिया। मान लिया इसमें करंट कोई I फ्लो हो रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। मैंने ये भी मान लिया कि ये θ1 डायरेक्शन में है और ये θ2, ऐसा मैंने मान लिया है ना, ऐसा। फिर उसके बाद अब इस फाइनाइट लेंथ के लिए हमें ये θ1 हो गया, ये वाली डिस्टेंस भी हमको मान लीजिए दे रखा है d। ठीक, अब ये θ1 मतलब अब ये पॉइंट जो है इस एंड से θ1 एंगल बना रहा है, यही पॉइंट इस एंड से θ2 एंगल बना रहा है, मान लिया मैंने, है ना। फिर उसके बाद अब इसके लिए हमको एक मतलब इसके लिए एक फॉर्मूला, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला डिराइव करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान समझो। यहां पे हम क्या करेंगे, एक छोटा सा प्यारा सा एलिमेंट मान लेंगे जो कि O पॉइंट से मान लिया ये L दूरी पर है, ऐसा मैंने मान लिया, जिसकी लेंथ dl है, और इस पॉइंट से यहां पर मैंने एक पोजीशन ड्रॉ कर दिया जो कि r दूरी पर था। अब ध्यान से देखो, ये dl एलिमेंट हो गया, मतलब ऐसा हो गया, ये dl हो गया और ये हो गया r। और ध्यान समझो, ये एंगल मैंने मान लिया, ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, और ये एंगल मैंने मान लिया अल्फा, मतलब ये वाला अल्फा मान लिया हमने। ये हो गया dl और ये हो गया r वेक्टर, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इस वाले फॉर्मेट के लिए बायोसेवर्ट लॉ पढ़ रखे हैं। तो इस वाले फॉर्मेट के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे बताओ, लिखेंगे dv इक्वल्स टू म्यू नॉट I dl साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर, ऐसा ना। थोड़ी देर के लिए इसको इक्वेशन नंबर पहला मान लेते हैं। इसमें हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं, ध्यान समझो। हम अल्फा को थीटा के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये रहा थीटा जो कि मैंने ये लाइन मान रखी है ना। कैसे करेंगे, ध्यान समझो। ये तो हो गया ट्रायंगल, ऐसा वाला, ध्यान समझो, ऐसा ये ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल का ये वाला एंगल जो है, ये तो पूरा θ2 है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है, मतलब अल्फा प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो आपको नहीं दिख रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अगर मैं दोनों साइड साइन लूंगा
ये हो जाएगा साइन अल्फा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। इसका मतलब एक डिटेल हमारे पास निकल के आ गया, दैट इज साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस थीटा। एक और डिटेल यहां से निकालते हैं, थोड़ा सा वहां जगह चाहिए हमको डिराइव करने के लिए। अब ध्यान समझो, अगर मैं इसमें tan थीटा रखूंगा तो आएगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज व्हाट, L बाई डी, मतलब L बराबर आ जाएगा d tan थीटा। ओके, और अगर मैं यहाँ पे dl निकालना चाहूंगा तो क्या आएगा, d सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा dl की वैल्यू, ठीक है, जो मैं उस इक्वेशन में रिप्लेस कर सकता हूं। एक और आ गई, r की वैल्यू d के फॉर्मेट में निकालनी है, हम ले लेंगे cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है d, हाइपोटेनस कितना r, तो r की वैल्यू कितना आ गया, d सेक थीटा। ठीक, ये सारी डिटेल्स हमारे पास आ गई। अब इन सब को उठाकर मैंने इक्वेशन 1 में उठा के रख देना है। जैसे यहां लिखूंगा, मैं डिराइव कर रहा हूं इस फॉर्मूले को फ्रॉम इक्वेशन पहला। ओके, अगर मैं इक्वेशन पहले की बात करूं, तो dv इक्वल टू कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो अलग ही चीज है, ये अपनी दुनिया जिंदगी में खुश है अलग ही। dl बराबर ये लिखा है, dl बराबर d सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, d सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू साइन अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है, डी सेक थीटा, है ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा नीचे, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा कट गया, एक डी से डी कट गया, तो ओवरऑल जो रिजल्ट निकल के आएगा दैट इज dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू डी इंटू आई, यहां पे बचा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, इसको भी इंटीग्रेट करते हैं, इसको भी इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, अब देखो ये एलिमेंट्री पार्ट है, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से यहां तक इंटीग्रेट करेंगे, जिसका एक्सपेंशन यहां से एंगुलर कितना हो रहा है, थीटा माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 2, नीचे है तो क्लॉकवाइज में है, तो माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 यहां लिमिट लगाएंगे, इसको 0 से b लगाएंगे, ऐसा मान लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद, या फिर ऐसा समझो कि हाँ 0 से b लगाते हैं ना, ये आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट i डिवाइडेड बाई 4 पाई डी। ओके, इसका जो डेरिवेशन आएगा दैट इज साइन थीटा लिमिट माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, फिर यहां पे रखोगे क्या आएगा बताओ, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी ब्रैकेट में साइन थीटा 1 माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा 2, क्योंकि नेगेटिव साइन थीटा का माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो जहां पर फॉर्मूला निकल के आया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी ब्रैकेट में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसी भी स्ट्रेट वायर के लिए, किसी भी फाइनाइट लेंथ के लिए, इनफाइनाइट के लिए भी इसका डेटा हम पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अब देखो इसके कुछ हम केसेस पढ़ लेते हैं, ठीक है, फॉर्म मिटाना पड़ेगा मुझे। देखिए हम लोगों ने फाइनाइट स्ट्रेट वायर के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा, आपको याद ही होगा, अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया हमने। मैं इसको पूरा एकदम अब फार्मूले को एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से। जैसे फाइनाइट वायर हो गया, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया हमारा d, तो इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था जो कि आया b, ठीक है। हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ये भी बात करेंगे हम, पहले तो मैग्नेट्यूड की बात करते हैं। ध्यान समझो, ये हो गया ऐसे ना, तो ये था हमारा थीटा 1, ये क्या था थीटा 2, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा था ऐसे मान लो। तो इसके लिए जो हमने बी का मैग्नेटिक, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी निकाला, इसके लिए क्या फॉर्मूला निकाला, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी, यहां पे क्या है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। अब याद रखना ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, फिर ट्रिपल स्टार लगा देते हैं ताकि तुमको लगे हाँ इंपॉर्टेंट ही है, स्टार मतलब अच्छा लगता है, स्टार मतलब इंपॉर्टेंट ही बोल जाता है। तो थीटा 1 क्या है, ध्यान समझो, थीटा 1 इज द एंगल मेड बाय दिस वायर फ्रॉम दिस एंड एट दिस पॉइंट, एंड थीटा 2 इज द एंगल मेड बाय दिस वायर फ्रॉम दिस एंड टू दिस पॉइंट, ओके, from the straight line of the D which is perpendicular to the wire.
अब मान लो इसमें करंट कोई आ ही जा रहा था, ठीक है ना। तो सवाल ये है, ये तो ठीक है डायरेक्ट फॉर्मूला समझ में आ रहा है, लेकिन मान लो कि अगर मैं बोलूं कि इसमें केस 1 की बात करूं, अगर मैं, है ना, केस 1 की बात करूं, फॉर लॉन्ग बोले तो कुछ नहीं बोला तो इनफाइनाइट मानेंगे, लॉन्ग वायर, है ना। लॉन्ग वायर का मतलब हुआ कि यहां से लेकर इनफाइनाइट ऐसे और नीचे भी इनफाइनाइट, ओके। ये करंट ऐसे मान लो ऊपर जा रहा है, नीचे भी मान सकते हो ऊपर भी मान सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा दिया उसके अकॉर्डिंग ऊपर नीचे से वो खैर डायरेक्शन चेंज होगा, बाकी मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। डी कैसे डायरेक्शन निकालेंगे उस पर बात होगी। डी ध्यान समझो, अब ये डिस्टेंस हो गया डी, तो कहने का मतलब ये है कि अब ये जो लाइन है अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो क्या ये धीरे 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 इनफाइनाइट की तरफ टेंस करेगा। आप ध्यान से जैसे जैसे ये इनफाइनाइट की तरफ टेंस करेगा, आपको नहीं दिख रहा ये एंगल उठ रहा है, उठते 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 इनफाइनाइट तो कहां है, बहुत दूर है। क्या लगभग ये इस तरीके से मिलेगा और ये हो जाएगा 90 डिग्री और ये भी हो जाएगा कितना 90 डिग्री। तो इससे पता चला कि θ1 और θ2 दोनों क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। तब इस केस में जो यहां पे फॉर्मूला बनेगा sin 90 प्लस sin 90, sin 90 वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो यहां पे क्या फॉर्मूला लिखेंगे बताओ, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बी बराबर क्या आएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, ठीक, ओके। अब दूसरा केस समझ लो, यहां पे केस 2 फॉर द सेमी इनफाइनाइट, ठीक है। अगर सेमी इनफाइनाइट वायर हो तो क्या करेंगे, जैसे मान लो इधर से इनफाइनाइट हो गया और इधर से फाइनाइट हो गया, मतलब ऐसा करंट ऊपर जा रहा है, ये रहा कोई पॉइंट परपेंडिकुलर, ये डी डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, मतलब ये ऊपर वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, नीचे वाला 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ θ1 0 डिग्री नहीं 90 डिग्री और θ2 जो है वो 0 डिग्री हो गया इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो यहां पे साइन 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा 0, साइन 90 कितना हो जाएगा 1। तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा आप इसके लिए सेमी इनफाइनाइट के लिए, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी ब्रैकेट में 1 प्लस 0, बी बराबर क्या आएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी। अब स्ट्रेट वायर ये हो गया एक फॉर्मूला सेमी इनफाइनाइट और इनफाइनाइट, जो कि दोनों इंपॉर्टेंट है। एक और तीसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं केस 3, बाकी और हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, बाकी शेप ऑफ द वायर 3 इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। जैसे मान लो कि हमने ये स्ट्रेट वायर ले लिया, फाइनाइट लेंथ है और हमने पॉइंट यहां मान लिया, तो एक यहां मान लिया। अब मान लीजिए कि यहां से ये एंगल हमको अल्फा मिल गया और ये एंगल हमको बीटा मिल गया, मान लेते हैं ना, ये पूरा स्ट्रेट वायर है, परपेंडिकुलर है ये लेंथ, ठीक, ये हमको डिस्टेंस दे रखा है, ये वायर से परपेंडिकुलर लग रहा है ऐसा। तो अब ध्यान से देखो वायर तो ऊपर है, वायर तो ऊपर है ना, करंट आई जा रहा है मान लो। तो यहां पे इस सवाल में सबसे मेजर बात जो होती है वो θ1 θ2 और डी को पहचानना। तो डी हमेशा कैसा होना चाहिए, वायर के परपेंडिकुलर होना चाहिए, कहीं भी हो, यहां हो यहां हो वहां हो कोई हो, बस वायर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहां पे है तो ठीक है, यहां पे डी बराबर डी आ गया। अब यहां पे θ1 की बात करते हैं। θ1 क्या है, इस डी वाले लाइन से इस एंड से बनाने वाला एंगल θ1 है। तो डी वाला लाइन ये है, इस एंड से एंगल कितना बना रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो θ1 कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा। θ2 क्या है, θ2 इस डी लाइन से दूसरे एंड से बनाने वाला एंगल, तो ये रहा दूसरा एंड और ये रहा डी लाइन, तो इससे जो एंगल बना रहा है अल्फा, लेकिन एक लफड़ा है, इसमें नीचे, इसमें लाइन के नीचे बना है एंगल, इसमें लाइन के ऊपर बना है। तो रिस्पेक्टिवली जो फॉर्मूला लिखा है वो इसके रिस्पेक्ट में लिखा है, और अगर ये अपोजिट हुआ तो डेफिनेटली वी हैव टू टेक व्हाट θ2 इक्वल्स टू माइनस अल्फा। अब हमारे पास डी आ गया, θ1 आ गया, θ2 आ गया, सब उठा के इस फॉर्मूले में पटक देना तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से एप्लीकेशन है, और वायर को हम कई तरीके से मोड़ सकते हैं, स्ट्रेट वायर को, है ना, कई तरीके से मोड़ सकते हैं। तो ये रहे इसके कुछ स्पेशल केसेस। अब इसके क्वेश्चंस हम लोग
पढ़ेंगे बाद में। ओके।